मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 20 साल है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा ये ठान रखा था कि मुझे अपने परिवार की ज़िंदगी बदलनी है। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया था और मैं भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने नौकरी शुरू की और कुछ ही महीनों में अपने दम पर एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर लिया। धीरे धीरे उस बिजनेस से मुझे अच्छा मुनाफा होने लगा और मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया कि मैं अपने माता-पिता को एक बेहतर ज़िंदगी दूँ। मैंने एक नया बंगला बनवाने का काम शुरू करवाया। ये मेरे लिए सिर्फ़ एक घर नहीं था, बल्कि मेरे सपनों का एक हिस्सा था। मैं अक्सर वहाँ जाकर काम की निगरानी करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से बने। मेरे घर से बस जगह की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी, लेकिन फिर भी मैं हर तीसरे दिन वहाँ पहुँच जाता था। एक दिन जब मैं वहाँ गया, तो मैंने देखा कि सामने वाले घर की एक महिला मुझे लगातार देख रही है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी मेरी नज़र उसकी तरफ जाती, तो वह मुझे ही देखती नज़र आती थी। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वह सिर्फ़ जिज्ञासा से देख रही होगी। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने इशारे से मुझे बुलाया। मैं पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सोचकर उसके पास चला गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "नए पड़ोसी हो क्या?" मैंने जवाब दिया, "हाँ, कुछ ही दिनों में यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं।" उसने अपना नाम रुचि बताया और कहा कि वह सामने वाले घर में रहती है। उसकी बात करने का तरीका बहुत सामान्य था, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ अलग सा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद जब भी मैं वहाँ जाता, वह मुझसे बात करने की कोशिश करती, कभी चाय के लिए बुलाती, कभी हालचाल पूछती। शुरुआत में मुझे लगा कि वह सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार कर रही है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे-धीरे मुझे उसके व्यवहार में एक अजीब-सी लगातार दिलचस्पी दिखने लगी थी। वह हर बार मुझे रोककर बात करना चाहती थी और बार-बार मदद की पेशकश करती थी। एक दिन मैं वहाँ बैठा काम देख रहा था, तभी वह मेरे लिए चाय लेकर आई। उसने कहा कि सुबह से तुम एक काम करते देख रही हूँ, तुम बहुत मेहनत करते हो। उसके इस व्यवहार से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि पड़ोसी अच्छे मिल गए हैं। मैं भी उससे सामान्य बातें करने लगा, लेकिन मैंने हमेशा एक दूरी बनाए रखी, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी के साथ घुलने-मिलने वाला इंसान नहीं था। और फिर वह मुझसे उम्र में बड़ी भी थी, इसलिए मैंने हमेशा उसे सम्मान के साथ ही ट्रीट किया। कुछ दिनों बाद मौसम अचानक खराब हो गया और तेज़ बारिश शुरू हो गई। उस दिन मैं अपने बंगले पर ही था। बारिश इतनी तेज़ थी कि मुझे वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। मज़दूर भी काम छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला ही वहाँ फँस गया था। मैंने सोचा कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन समय बीतता गया और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह रुचि थी। उसके हाथ में छाता था और वह मेरी तरफ आ रही थी। उसने पास आकर कहा, "तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इतनी बारिश में भीग जाओगे।" उसने मुझे इतने अपने घर चलने के लिए कहा। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन बारिश की वजह से मजबूरी थी, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। उसके घर पहुंचकर उसने मुझे तौलिया दिया और कहा कि पहले खुद को सुखा लो। उसका व्यवहार बहुत ही देखभाल करने वाला था। उसने मेरे लिए गर्म सूप भी बनाया। उस समय मुझे लगा कि वह सच में बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन उसी समय मेरे मन में एक हल्का सा शक भी पैदा हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति इतनी जल्दी इतना ध्यान क्यों दे रहा है। रात काफ़ी हो चुकी थी और बारिश अब भी जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि इतनी देर में वापस जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुक जाओ। मैंने थोड़ा सोचा और फिर उसकी बात मान ली, क्योंकि उस समय मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। उसने मुझे अलग कमरे में आराम करने के लिए कहा। मैं पूरे दिन के काम से थका हुआ था, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सुबह जब मेरी आँख खोली तो मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब-सी बेचैनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैंने जल्दी वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे दिमाग में बार-बार वही रात घूम रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन बार-बार उसी तरफ जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने काम में व्यस्त रहा, लेकिन फिर भी जब भी मुझे समय मिलता, तो मैं उसी घटना के बारे में सोचने लगता था। क्या यह सब सामान्य था या इसके पीछे कुछ और था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक दिन मैं फिर से अपने बंगले के पास गया। वहाँ काम लगभग पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन मेरी नज़र बार-बार सामने वाले घर की तरफ जा रही थी। उस दिन रुचि नज़र नहीं आई। यह बात मेरे लिए थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वह हमेशा वहाँ मौजूद रहती थी। मुझे अब उसके व्यवहार और उस रात की घटना के बीच कुछ संबंध महसूस होने लगा था। उस दिन के बाद मेरे मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन भी मैं अपने बंगले के काम को देखने के लिए वहाँ गया, लेकिन इस बार मेरा ध्यान काम से ज़्यादा सामने वाले घर पर था, जहाँ रुचि रहती थी। मैंने कई बार उसकी तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। यह बात मुझे और भी अजीब लगने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं वहाँ जाऊँ और वह मुझे दिखे ही ना। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी, इसलिए मैं अपने काम में लग गया।
लेकिन मेरा ध्यान बार-बार भटक रहा था। मुझे अब ये समझ आने लगा था कि मेरे अंदर जो बेचैनी है, उसका सीधा संबंध उसी रात और रुचि के व्यवहार से है। तभी अचानक मुझे याद आया कि उस रात जब मैं वहाँ से निकला, तब मुझे अपने कपड़ों को लेकर भी थोड़ा अजीब महसूस हुआ था। लेकिन उस समय मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हर छोटी-छोटी बात मुझे जोड़ने पर मजबूर कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, जिसका मुझे पता ही नहीं चला। इस सोच ने मेरे मन में डर भी पैदा कर दिया और जिज्ञासा भी। उसी समय मैंने तय किया कि अब मुझे सच जानना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सीधे रुचि के घर की तरफ बढ़ा और दरवाजे के पास जाकर रुका। अंदर से हल्की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बात कर रहा हो। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि बिना वजह किसी के घर जाना सही नहीं है। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला और अंदर से किसी की परछाई दिखी। मुझे लगा कि शायद रुचि होगी, लेकिन मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। इस छोटी-सी घटना ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। मुझे यकीन होने लगा था कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उसी दिन शाम को मैं वापस घर लौटा, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी। तभी रास्ते में मुझे मेरा छोटा भाई यश दिखाई दिया। उसे वहां देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसे इस समय अपने हॉस्टल में होना चाहिए था। मैं तुरंत गाड़ी रोककर उसके पास गया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। यश का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा कि वह घर चलकर सब बताएगा। मैं उसे लेकर घर पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसका व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा था। रात को जब सब सो गए, तब मैं भी अपने कमरे में था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उसी रात और रुचि के बारे में सोच रहा था। तभी मेरी नज़र यश के कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं था। मैं तुरंत उठकर बाहर आया तो देखा कि वह घर के एक कोने में बैठा हुआ था और उसका चेहरा बहुत उदास था। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा कि क्या हुआ। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया तो वह धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले जब वह हॉस्टल से लौट रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने उससे मदद मांगी और फिर धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। इसने बताया कि वह महिला वही थी जिसे मैं रुचि के नाम से जानता था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मेरे सारे शक सच में बदलने लगे थे। यश ने आगे बताया कि उस महिला ने उसे भरोसे में लेकर एक जगह बुलाया और वहाँ कुछ ऐसे हालात बने जिनमें वह फंस गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ गलत तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि उस समय यश को मेरी ज़रूरत थी। उसने बताया कि उसके बाद उसे बार-बार धमकाया गया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका वीडियो सबके सामने डाल दिया जाएगा। डर के कारण उसने कुछ पैसे दे भी दिए, लेकिन माँग खत्म नहीं हुई थी। अब वह पूरी तरह से टूट चुका था और इसी वजह से वो हॉस्टल छोड़कर घर आ गया। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं। अब मुझे उस रात की अपनी बेचैनी का कारण भी समझ आने लगा। मुझे शक हो गया था कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं पूरी तरह से फंसने से बच गया था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दूं और चुप बैठ जाऊं, या फिर हिम्मत करके इसका सामना करूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी बात नहीं थी, बल्कि मेरे भाई और ऐसे कई लोगों की बात थी जो इस जाल में फंस सकते थे। उसी रात मैंने तय कर लिया कि मैं इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर रहूंगा, और जो लोग इसके पीछे हैं, उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि सामने वाले लोग चालाक थे और हर कदम सोच समझ कर उठा रहे थे। मुझे भी अब बहुत समझदारी से काम लेना था, ताकि मैं बिना किसी खतरे के इस जाल को पर्दाफाश कर सकूं। अगले दिन मैंने सामान्य तरीके से अपने काम पर जाने का नाटक किया, लेकिन मेरा असली मकसद कुछ और ही था। मैं सीधे अपने बंगले के पास पहुंचा और वहां से नजर रखनी शुरू कर दी। अब मैं हर छोटी हरकत पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रुचि अपने घर से बाहर निकली। उसका चेहरा पहले जैसा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अब मैं उसकी सच्चाई जान चुका था, इसलिए मैं सतर्क था। उसने मुझे देखा और पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करते हुए मुस्कुराई, जिससे वह मुझे फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती हो। उसी समय मुझे समझ आ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार मुझे हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती मुझे भी उस स्थिति में डाल सकती थी जिसमें मेरा भाई फंस चुका था। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि मामला कितना गंभीर है और सामने वाले लोग कितने चालाक हैं। इसलिए मैंने तय किया कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। सबसे पहले मैंने यश को संभालना जरूरी समझा, क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक होगा और जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद मैंने अपने एक जानने वाले से संपर्क किया, जो कानून से जुड़े मामलों की जानकारी रखता था। मैंने उसे पूरी बात बताई। उसने मुझे सलाह दी कि इस तरह के मामलों में सीधे सामना करने के बजाय सबूत इकट्ठे करना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना सबूत के कुछ भी साबित करना मुश्किल हो सकता है।
उसके बाद मुझे सही लगी। अब मैंने पूरी योजना बनाने का फैसला किया। अगले 2 दिन मैं फिर से अपने बंगले के पास गया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह सतर्क था। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं अपने काम में व्यस्त रहने का नाटक कर रहा था। तभी कुछ देर बाद रुचि वहाँ आई। उसने पहले की तरह ही सामान्य तरीके से मुझसे बात करनी शुरू की। उसकी आवाज़ में वही मिठास था, लेकिन अब मुझे उसके हर शब्द के पीछे छिपी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे पूछा कि उस दिन के बाद मैं क्यों नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि काम में व्यस्त था। उसने फिर से मेरी मदद करने की बात कही और कहा कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उससे कह सकता हूँ। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने भी उसकी बातों में हाँ मिलाई ताकि उसे कोई शक ना हो। धीरे धीरे उसने वही पुरानी बातें शुरू की और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है और क्या मैं उसके साथ चल सकता हूँ। मैं समझ गया कि यह उसी योजना का हिस्सा है, इसलिए मैंने बिना झिझक के हाँ कह दिया। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ था। मैंने पहले ही अपने भरोसेमंद लोगों को इस बारे में बता दिया था और उन्हें सही समय पर वहां पहुंचने के लिए कहा था। हम दोनों उसकी स्कूटी से निकले और कुछ देर बाद एक सुनसान सी जगह पर पहुंचे। वहाँ एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है। वह मुझे एक कमरे की तरफ ले गई। मेरे मन में हल्का डर जरूर था, लेकिन इस बार मैं तैयार था। जैसे हम कमरे में पहुंचे, मैंने देखा कि अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उनकी नज़र मुझे देखकर बदल गई थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कुछ ही पलों में कमरे का माहौल बदल गया। तेज लाइट्स जला दी गई और कैमरे सेट किए जाने लगे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही वह जगह है जहां लोगों को फंसाया जाता है। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की और कहा कि मुझे वही करना होगा जो वे कहेंगे, लेकिन इस बारे में मैं उनके जाल में फंसने वाला नहीं था। मैंने शांत रहते हुए समय का इंतजार किया। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज़ आई और कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खुल गया। अंदर पुलिस आ चुकी थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। रुचि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। पुलिस ने तुरंत सभी को अपने कब्जे में ले लिया और कमरे में मौजूद सारे उपकरण जब्त कर लिए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी होता है। अगर मैं जल्दबाजी करता तो शायद आज मैं भी उस स्थिति में होता जिसमें यश फंस चुका था। पुलिस ने मुझसे पूरी जानकारी ली और मैंने उन्हें हर बात विस्तार से बताई। इसके बाद धीरे धीरे इस पूरे गिरोह की सच्चाई सामने आने लगी। ये एक ऐसा समूह था जो लोगों को झूठे भरोसे में लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनके पैसे वसूलता था। उन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन डर के कारण कोई सामने नहीं आया था। अब जब ये मामला खुला तो कई और लोग भी हिम्मत करके सामने आए और उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई। यह सब देखकर मुझे समझ आया कि एक छोटी सी गलती किसी की कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं इस घटना को कभी हल्के में नहीं लूंगा और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करूंगा, क्योंकि अगर सही समय पर सावधानी न बरती जाए तो कोई भी इस तरह के जाल में फंस सकता है। उस घटना के बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसका असर हम दोनों भाइयों पर गहरा था। यश को उस सदमे से बाहर आने में समय लगा। वह पहले जैसा खुश मिजाज नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसे हर कदम पर सहारा दिया और धीरे धीरे वह खुद को संभालने लगा। मेरे लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सीख थी जिसने मुझे समझा दिया था कि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। पुलिस की कार्रवाई के बाद उस पूरे गिरोह की सच्चाई सामने आई। उन्होंने कबूल किया कि वे लोग अलग अलग इलाकों में जाकर किराए के घर लेते थे और नई पहचान बनाकर लोगों से मेलजोल बढ़ाते थे। खासतौर पर ऐसे युवाओं को निशाना बनाते थे जो अकेले रहते हों, जिनके पास पैसा हो और जो जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हों। वे पहले दोस्ती करते थे, फिर भरोसा जीतते थे और सही मौका देकर उन्हें ऐसी स्थिति में फंसा देते थे जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेल का खेल, जिसमें लोग डर के कारण चुपचाप पैसे देते रहते थे। इस मामले के सामने आने के बाद कई और लोग भी पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने भी अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया। तब जाकर यह साफ हुआ कि यह कोई छोटा मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ा जाल था जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए थे। मुझे सोचकर डर लग रहा था कि अगर उस दिन मैंने सही फैसला न लिया होता तो शायद मैं भी उसी जाल में फंस जाता और मेरी भी हालत ये उस जैसी हो सकती थी। इस घटना ने मुझे यह भी सिखाया कि परिवार का साथ कितना ज़रूरी होता है। अगर यश ने हिम्मत करके मुझे सच ना बताया होता तो शायद हम कभी इस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते और वह अंदर ही अंदर टूटता रहता। मैंने उसे हमेशा यह एहसास दिलाया कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि उन लोगों की थी जो दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। समय के साथ यश ने अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। मैं भी अपने काम में पहले से ज़्यादा सावधान हो गया था और अब हर चीज़ को समझदारी से देखने लगा था। कुछ महीनों बाद हमारा नया घर भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। जिस दिन हम वहाँ शिफ्ट हुए वह दिन हमारे लिए बहुत खास था, क्योंकि यह घर सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि हमारी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था। लेकिन उस घर के सामने जो कुछ हुआ था वह हम कभी नहीं भूल सकते थे। अब जब भी मैं उस जगह को देखता तो मुझे वह दिन याद आ जाते और साथ ही यह भी याद आता कि कैसे गलत कदम हमें बड़ी परेशानी में डाल सकता है। दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर
जल्दी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे। हमेशा सतर्क रहें और अपने परिवार से जुड़कर रहें, क्योंकि मुश्किल समय में वही आपका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। अगर कभी आपको किसी भी स्थिति में कुछ गलत महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि इस तुरंत सही कदम उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है और यही समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।